चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखते हैं टर्नओवर। देखो अब आपको ना टर्नओवर में थोड़ा सा इधर उधर होगा, ये रोलर कोस्टर राइड जैसी है। एक बार लगेगा कि हाँ ऑडिट हो जाएगा, एक बार लगेगा नहीं ऑडिट होगा। ये इनकम टैक्स ने कुछ ऐसा ही करा है। ये आपको क्या करना है, सेक्शन 44 AD में सेक्शन 44 AB, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रख लेना। टर्नओवर फॉर ऑडिट, ऑडिट के लिए टर्नओवर कब कितनी टर्नओवर पे होता है। सेक्शन 44 AB क्या कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू गेट्स ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड इफ योर टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एक्सीड्स ₹1 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। अगर पिछले साल में प्रीवियस ईयर में आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होगी तो आपको क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करना है। ध्यान रखना, अभी इसमें बहुत सारे इफ एंड बट लगने हैं। टर्नओवर इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा होगी तो ऑडिट कराना है। कब, इफ असेसी इज नॉट opting for section 44 AD और A44 AD नहीं A44 AE AD ये प्रोफेशनल के लिए तो यहाँ आएगा नहीं, अभी बिजनेस की बात हो रही है। ये टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस है ना। आपका यहाँ पे केवल ऑडिट में आने के बाद बिजनेस और प्रोफेशन दोबारा अलग हो जाते हैं ना, बाकी सब जगह ठीक थे। अगर आप सेक्शन 44 AD में अपनी ITR नहीं भरना चाहते हो तो आपको 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होने पे ऑडिट कराना पड़ेगा। एक चीज़ क्लियर हुई, इसमें अभी बहुत सारे इफ एंड बट लगने वाले हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई सबको। अगर आपकी बिजनेस है और आपकी टर्नओवर पिछले साल में, जैसे अभी मार्च 24 खत्म होने वाला है, जिस भी एसएससी की मार्च 24 तक टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करानी पड़ सकती है। अगर वो 44 AD में नहीं जाना चाहता तो 44 AD क्या भी पढ़ते हैं उसके बाद। बट टर्नओवर एक्सीडिंग 1 करोड़ बट लेस देन 2 करोड़। अभी मैंने आपको बोला कि आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा होगी तो ऑडिट कराना पड़ेगा, लेकिन अगर 44 AD लग लिया तो यूज कर लिया तो फिर आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। तो यही सेम है, टर्नओवर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा थी, 44 AB में ऑडिट कराना था, लेकिन आपने 44 AB में न जाके 44 AD में चले गए तो 2 करोड़ तक भी आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं लिखने जा रहा हूँ नो ऑडिट रिक्वायर्ड। 1 करोड़ से ऊपर तो ऑडिट चाहिए था ना, लेकिन इसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ से कम है तो भी ऑडिट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन करना क्या पड़ेगा, 44 AD में जाके रिटर्न भरने पड़ेगी। नो ऑडिट रिक्वायर्ड, एक मिनट से बैठा हो नहीं तो ट्रक वाले आ जाएंगे बीच में ना यहाँ पे। इफ सेक्शन 44 AD इज ऑप्टेड, ये वाली चीज़ समझ आई, घबराना नहीं है ना। ये हो सकता है पूरा ख़त्म होते तो सिर चकराने लग जाए, इसके अंदर इतने सारे इफ्स एंड बट्स हैं। टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ बट लेस देन 3 करोड़, 3 करोड़, no audit required, no audit required if opted for 44 AD, section 44 AD with न्यू टैक्स रिजीम। ऐसा पहले नहीं था, 2 करोड़ वाले 1 करोड़ में, विद न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC।
अगर आपने न्यू 2 काम करने हैं यहाँ पर आपको, आपकी टर्नओवर 3 करोड़ तक होनी चाहिए, ठीक है। आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसमें अभी एक कंडीशन और है 3 करोड़ वाले में और ये सारे क्लॉज इंडिविजुअल पे लग रहे हैं, ध्यान रखना, इंडिविजुअल और एचयूएफ पे लग रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप पे लग रहे हैं, ये इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप। कंपनी के लिए 4480 है ही नहीं। यहाँ पे लिख दूँ टर्नओवर फॉर ऑडिट फॉर इंडिविजुअल, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि कंपनी के लिए 4480 है ही नहीं। इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म हैविंग टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस ओनली हो रही है, अभी भी बात बिजनेस की बात हो रही है, प्रोफेशन की बात नहीं हो रही है। ये सारी टर्नओवर बिजनेस है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 3 करोड़ से कम है। आपने 44AD चूज करा है। 115 BAC नए वाले तरीके से टैक्स कैलकुलेट करोगे। साथ में क्या करना है, एक चीज़ और पूरी होनी चाहिए इसके लिए, है ना, वो क्या है, ये इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म के लिए है। बस ये सारे, क्योंकि 44AD लगता ही नहीं को है ना, बाकी किसी को 44AD लगता नहीं है। बट एंड ग्रॉस रिसिप्ट प्लस ग्रॉस पेमेंट, दोनों चीज चेक करनी होगी। ग्रॉस पेमेंट या टोटल लिखो, एक मिनट, सेंटेंस नहीं है, एक मिनट रुकना, सेंटेंस उलझ जाएगा बाद में ना। पेमेंट एंड रिसिप्ट इन, जब मैं यहाँ कैश लिख रहा हूँ तो अदर देन स्पेसिफाइड मोड ही है ना। इन कैश का मतलब है अदर देन स्पेसिफाइड मोड कहना चाहता हूँ मैं आपको। तो इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ ग्रॉस पेमेंट और रिसीट। पेमेंट और रिसीट, पेमेंट प्लस ऑब्लिक नहीं है, प्लस ये वो, प्लस का मतलब दोनों चीज़ चेक करनी है। पेमेंट एंड रिसिप्ट कहना क्या चाहता हूँ ये बताता हूँ। 3 इडियट तो नहीं आ रही याद है, वो प्रोफेसर कहना क्या चाहते हो, 3 इडियट याद आ रही है क्या? देखो इस तीसरे वाले क्लॉज का मतलब है, ये बजट में पिछले साल आया था, 2023 में आया था। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला पहले तो 1 करोड़ से ऊपर सबको, हर इंडिविजुअल या एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म को 1 करोड़ से ऊपर ऑडिट कराना है, लेकिन वो ऑडिट से बच सकता है अगर वो 44AD में चला जाए। सेक्शन 44AD डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ब्रॉड लेवल पे बता देता हूँ। 44AD क्या कहता है, आपकी जो भी टर्नओवर है उस टर्नओवर का आपको मिनिमम 8% या 6% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट मिनिमम दिखाना पड़ेगा 8 या 6। अगर एक्चुअल ज़्यादा है तो ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए आपका प्रॉफिट है 20%, तो आपको 20% दिखाना पड़ेगा। लेकिन आपका लॉस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट कराना चाहिए, है ना। टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और आपका बिजनेस में लॉस आ गया, तो बिजनेस में लॉस आ गया, टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो ऑडिट होना चाहिए था। लेकिन आपने क्या करा, हम ऑडिट के झमेले में नहीं पड़ रहे, हम 44AD में जा रहे हैं और 6% प्रॉफिट दिखा रहे हैं या 8% दिखा रहे हैं। 8 और 6 का अभी क्राइटेरिया देखते हैं, आप अभी 6 ही मान लो कि हम 6% प्रॉफिट दिखा रहे हैं। अब लॉस भी था मेरा, लेकिन मैंने फिर भी क्या दिखाया, प्रॉफिट 6%। तो हो सकता है मान लीजिए मेरी 50 लाख की टर्नओवर है, ठीक है, इसका 6% मेरे को, वैसे तो लॉस था, एक्चुअली में जेन्युइन लॉस था मेरे पास। तो 2 ऑप्शन है, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करूं, 50 लाख पे नहीं, सॉरी 1.5 करोड़ की टर्नओवर है, और मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसका ऑडिट करा लूँ, लॉस है, लॉस मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम टैक्स कहेगा ठीक है लॉस है तो लॉस है, मानने को प्रॉब्लम क्या है, सारे खर्चे बोनाफाइड होने चाहिए, ऑडिटर ने साइन कर दिया तो लॉस है तो है, कोई बात नहीं, इस लॉस को आने वाले सालों में एडजस्ट कर लेना, कभी प्रॉफिट होगा तो। दूसरी चीज़ मैंने क्या करा, मैंने कहा छोड़ यार, लॉस के चक्कर में कौन पड़े, मैं इसका प्रॉफिट का 6% दिखा दें, यानी कि 9 लाख रुपए का अपना प्रॉफिट दिखाया। क्लियर है, 1.5 करोड़ का 6%, 9 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट दिखा दिया। अब वैसे ही मेरे पास जेन्युइनली लॉस था तो मुझे टैक्स देना था क्या, नहीं, लॉस में तो टैक्स देना ही नहीं था, तो लेकिन मुझे इस 9 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद एक्सेप्ट करा, मेरी 44AD के अंदर, सेक्शन 44AD में मैंने अपनी इनकम डिस्क्लोज करी है, जो कहता है एटलीस्ट 6% और 8% दिखाना ही पड़ेगा, है ना। तो मैंने 6% दिखा लिया। क्यों 6% क्यों दिखाना होता है, अगर आपकी सारी ट्रांजैक्शन 95% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आपकी, मतलब जो ट्रांजैक्शन आपने स्पेसिफाइड मोड से पैसा लिया है उसका 6% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। जो पैसा आपने अदर देन स्पेसिफाइड मोड पैसा कलेक्ट करा है वो उसका 8% दिखाओगे, ठीक है। यानी कि 1.5 करोड़ में से आप ये कह रहे हो मैंने सारी की सारी कलेक्शन जितनी भी हुई है सारी कैसे, स्पेसिफाइड मोड से, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और बैंकिंग चैनल से पेमेंट आई है। तो अगर स्पेसिफाइड मोड से पेमेंट करी है तो आपको उसका 6% दिखा सकते हो। मान लो अगर ऐसा होता, 1 करोड़ रुपए की स्पेसिफाइड मोड होता और बाकी 50 लाख रुपए
अदर देन स्पेसिफाइड मोड होता तो इसका 6% और इसका 8% ऐसे दिखाना पड़ता मुझे। ये 44 AD असल में है तो 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाता अब 10 लाख रुपए, 10 हो जाता ना। तो अभी कितना हुआ 9 लाख, क्योंकि मैंने सारा मान लिया कि मेरा स्पेसिफाइड मोड से आया। तो ठीक है 9 लाख पे जो टैक्स बनेगा वो दे दो। इसके अंदर आपको 80C भी मिलेगा, 80G भी मिलेगा, 80D भी मिलेगा, जो डिडक्शन ले लवानी है उसके बाद जो नेट टैक्स बनेगा टैक्स पे कर दो। अब आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने 44 AD चूज कर लिया। टर्नओवर क्या 1.5 करोड़ से ज़्यादा थी? हाँ। तो क्या आपने ऑडिट कराया? नहीं। क्यों नहीं कराया? मैंने 44 AD में जाके अपनी इनकम डिस्क्लोज कर दी। इनकम टैक्स को देखो, इनकम टैक्स को क्या चाहिए? किसी भी तरीके से टैक्स चाहिए। आप चाहे ऑडिट करा के दे दो या बिना ऑडिट करा दो, टैक्स दे दो। अगर आप टैक्स दे दो हमें समस्या ही नहीं है। और दूसरी चीज़, आपकी जो भी आपने बैंकिंग चैनल से पैसा लिया है उसके ऊपर 6% का टैक्स। देखो जब ये क्या हुआ था, जब ये नए नए आए थे ना बीजेपी वाले, तो इन्होंने खूब हल्ला मचाया था कि हमने 2% टैक्स कम कर दिया, 2% टैक्स कम कर दिया। 2% टैक्स कम नहीं करा था, ये करते कुछ है बताते कुछ और हैं। तो 2% टैक्स कम नहीं करा था। टैक्सेबल इनकम को पहले 44 AD में 8% था, उसको प्रोविजन 6% कर दिया था, टू द एक्सटेंट द अमाउंट रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड मोड। अदर देन स्पेसिफाइड तो आज भी 8% है। पहले वाले क्लॉज में, उससे पहले वाले में 8 और 6 नहीं था, तो इन्होंने आगे 2% की आपकी टैक्सेबल इनकम को कम, सर्टेनमेंट को कम कर दिया था। पहले सबका 8 दिखाना पड़ता था, अब उन्होंने 8 और 6 के 2 ब्लॉक बना दिए। दूसरी चीज़, ये पहला इंडिविजुअल था जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ थी, 2 करोड़ नहीं बात करी मैंने भी ना, 1.5 करोड़ थी, लेकिन वो 44 AD में चला गया और उसने ऑडिट करा लिया। तो ये वाले लोग 2 करोड़ तक भी 44 AD में जा सकते हैं, है ना। 44 AD में कौन जा सकता है? अप टू टर्नओवर ₹2 करोड़, केवल 2 करोड़ तक के लोग ही 44 AD में जा सकते थे, बट विद ओल्ड रिजिम, है ना। इन सब ये ओल्ड रिजिम में जाते हैं लोग, ओल्ड रिजिम दोनों। मतलब ये दोनों ओल्ड और न्यू कहीं भी जाके रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन न्यू में नहीं आएंगे अभी, है ना। ओल्ड और न्यू कहीं भी जाके भर सकते हैं, इनको वैसा ऑप्शन है, ओल्ड न्यू कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं इनको। लेकिन अगर आपको ये 2 चीज़ क्लियर हो गई, पहले 1 करोड़ 2 करोड़ क्लियर हो गया, आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, आप ऑडिट नहीं कराना चाहते हो तो 44 AD में अपनी 6% 8% इनकम दिखाओ, जो टैक्स बनेगा टैक्स जमा करा दो। चाहे वो न्यू रिजिम से करो, ओल्ड रिजिम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ लोग ज़्यादातर न्यू रिजिम वाले ओल्ड रिजिम वाले जाते हैं, न्यू वाले वहाँ कम जाते हैं, क्योंकि न्यू वालों को टैक्स ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ लोग जाते नहीं हैं। तो वो उनके पास, इनके पास तो ओल्ड और न्यू दोनों की ऑप्शन है वैसे तो, लेकिन ओल्ड में भी जा सकते हैं, न्यू में भी जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग ओल्ड में ही जाते हैं। 2 करोड़ वाले तक 44 AD में जा सकते हैं। 1 से ज़्यादा ऑडिट था इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखा दिया, लेकिन 1 से ज़्यादा वाले ने नहीं कराया, तो जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है वो भी ऑडिट ना कराए तो वो ओल्ड रिजिम में रह सकता है ना। लेकिन अब मान लो मेरी टर्नओवर हो गई 3 करोड़ और मैं फिर चाहता हूँ कि ऑडिट ना कराऊँ, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरीली मुझे ITR भरनी पड़ेगी न्यू रिजिम में। एक चीज़ 115 BSE में ही टैक्स करना है, यानी कि अब मेरे लिए जो टैक्स के स्लैब हैं वो 0 से 2.5 लाख नहीं है, 0 से 3 लाख हैं। 3 लाख, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12, 12 से 15, 15 एंड अबो। और यहाँ पे न्यू रिजिम में आके मुझे सेक्शन 80C, 80D, 80G कोई रिबेट नहीं मिलने वाली, है ना। अभी मैंने आपको क्या बोला, ये 9 लाख की इनकम आई है, इसमें मान लीजिए आपने 9 लाख की इनकम है, 1.5 लाख रुपए आपने 80C में रिबेट ले ली, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, इंडिविजुअल हो मिलता है। 80D में ले ली 25,000 रुपये की, और 80CCD में 50,000 रुपये की एक अलग से मिलती है 80CCD 1B वाली, ये आपने ली 2,25,000 रुपये की छूट। 1 2 3 5 और 5 10 6 8 13 13 और 7 20 और 2 1 3 और 6 9, 6,75,000 की इनकम आ गई आपकी, ठीक है। 6,75,000 पे जो टैक्स बनेगा वो दे दो। लेकिन अगर आप न्यू रिजिम में चले गए तो ये कुछ नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना। पूरे 9 लाख पे टैक्स देना, फिर आपने 9 लाख पे स्लैब लगाने, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9 वाले, ये नहीं मिलता न्यू रिजिम में आके। तो अब 2 करोड़ तक वाले तो न्यू में जाएं, पुराने में जाएं, कोई फर्क नहीं है, वो कैसे मर्जी कर ले, अपनी मर्जी है तुम्हारी, है ना। 2 करोड़ वालों की, लेकिन 3 करोड़ वालों को 2 चीज़ें एडिशनल माननी पड़ेंगी। एक तो उनकी टोटल पेमेंट है, टोटल रिसीट डज नॉट एक्सीड इन कैश एक्सीडिंग 5% ऑफ द टोटल अमाउंट। जो भी उन्होंने पूरे साल में पेमेंट करी है या पूरे साल में पैसा लिया है, वो टोटल पेमेंट और टोटल रिसीट का 5% से ज़्यादा कैश में नहीं हो जाता, यानी कि 99% पैसा आप बैंकिंग चैनल से ले रहे हो और बैंकिंग चैनल से दे रहे हो, है ना। तो अगर आपने 95% से ज़्यादा बैंकिंग चैनल से लिया है और 95% से ज़्यादा बैंकिंग चैनल से दिया और लिया आपस में, तो सारा कुछ तो ब्लैक एंड वाइट ही है। अब बेईमानी कहाँ बची? अब तो कोई बेईमानी बचने के चांस ही कम हो गए। हालांकि है उसमें भी बेईमानी करने के चांस। क्या होता है कि मैं आपको एक बिल दूंगा, मैंने अकाउंटिंग सर्विस दी पूरे साल में 18 लाख रुपए की, ठीक है।
18 लाख की क्यों दे रहा हूँ कि 20 लाख होने पे जीएसटी वाले मेरे पास झाकेंगे, अच्छा इसने 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर लिया और सर्विस दिया, जीएसटी नंबर नहीं लिया, तो मैं आपको बिल कितने का दूंगा, 18 लाख रुपए का। अब मुझे जीएसटी नहीं लेना, बात खत्म हो गई। आपने मुझे 18 लाख रुपए की पेमेंट कर दी ड्यूरिंग द ईयर, 1.5 लाख रुपए हर महीने, ठीक है, 18 लाख हो गए पूरे महीने में। अब मैंने आपको क्या करा, 18 लाख में से 4 लाख 5 लाख जो भी मेरा आपस में बातचीत हुई वो रखा अपनी जेब में, बाकी 14 लाख आपके पास पहुंचा दिए। आपको बुक्स में कितना खर्चा मिल गया, 18 लाख। 18 लाख खर्चा करने का मतलब है 30% का स्लैब रेट मानूँ तो 5,40,000 रुपये का टैक्स बच गया। 5,40 में से मान लो 2-3 लाख रुपए मैंने रख भी लिए, तो आपको बाकी पैसे आपको मिल गए, तो 2,03 लाख आपने कमा लिए, 2,03 लाख मैंने कमा लिए। तो अभी भी चेक के बाद भी गुंजाइश तो है बेईमानी की, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट कहता है चेक वालों को तो हम आज से 10 साल बाद भी पकड़ लेंगे। कैश वालों के साथ प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे सबूत मिट जाते हैं, है ना। चेक वाले को तो 10 साल बाद भी पकड़ लेंगे हम, कोई बात नहीं, बैंकिंग तो कभी भी निकाल सकता है ना आदमी। तो चेक वालों के साथ पकड़े जाने के चांस ज़्यादा होते हैं, कैश वालों के साथ पकड़े जाने के चांस कम होते हैं, तुरंत ही गायब हो जाता है ना। लक्ष्मी को तो वैसे भी कहते हैं पैर होते हैं, टिकती नहीं किसी के पास, तो वो तो गायब हो जाती है जल्दी। इसलिए बैंकिंग वालों को बोला अगर आपकी, चलो ठीक है, आपको क्या काम करना पड़ेगा, 115 BAC में रिटर्न भरनी पड़ेगी। आपके पास 5% से ज़्यादा पेमेंट और 5% से ज़्यादा रिसिट, चाहे वो कैपिटल रिसीट हो या कैपिटल पेमेंट हो, रेवेन्यू रिसीट हो रेवेन्यू पेमेंट हो, वो कैश में नहीं होनी चाहिए 5% से ज़्यादा। यानी कि 95% का लेन देन सब आपने क्या करा, बैंकिंग चैनल से करा। और आप नए रिजिम में गए तो अब 3 करोड़ तक भी ऑडिट मत कराना, 3 करोड़ तक भी आप 44 AD में जा सकते हो। अगर आप पुराने रिजिम में तो 44 AD में केवल 2 करोड़ तक रह सकते हो, लेकिन 3 करोड़ वाले भी 44 AD में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो न्यू रिजिम ऑप्ट करेंगे और उनका टोटल पेमेंट, टोटल रिसीट इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल अमाउंट, है ना। जितना भी आपने कैश में पेमेंट लिया है, कैश में रिसीट करी है, कैश में पेमेंट ली है या पेमेंट दी है, वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑफ द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग द कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, जो भी हो। कैपिटल, मान लो कोई एसेट खरीदी, एसेट की पेमेंट भी, एसेट का खर्चा तो बुक्स में नहीं आता, लेकिन एसेट की पेमेंट भी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कैश में, है ना। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कराया तो उसका पेमेंट भी 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होना चाहिए, या कोई कैपिटल रिसीट ली है तो उसका पैसा भी 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। तो आपको 3 करोड़ तक भी ऑडिट नहीं कराना। अब ये समस्या क्लियर हुई ऑडिट की। अब इंडिविजुअल को 3 करोड़ तक वो ऑडिट से बच सकता है ना, कोई भी इंडिविजुअल 3 करोड़ तक ऑडिट से बच सकता है, प्रोवाइडेड उसको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। वो टर्नओवर 2 करोड़ तक होगी तो 44 AD में जाके बच सकता है, टर्नओवर 3 करोड़ होगी तो 44 AD में भी जाएगा, 115 BAC भी ऑप्ट करना पड़ेगा, और टोटल पेमेंट एंड टोटल रिसीट शुड नॉट एक्सीड इन 5% इन अदर देन स्पेसिफाइड मोड। तो अदर देन स्पेसिफाइड मोड में 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चले आगे, इसको क्लिक करके ग्रुप में भेजना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेशक से। हो ये ओल्ड और न्यू दोनों जगह जा सकते हैं, ध्यान रखना, ओल्ड और न्यू इनके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये ओल्ड में जाना पसंद करते हैं। ओल्ड एंड न्यू रिजिम कुछ भी कर सकते हैं, इनकी मर्जी है। तो 44 AD कहता है इनकम टैक्स इज नॉट आस्किंग फॉर मेंटेनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कि वो इनकम टैक्स कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ ही मत। यानी कि 3 करोड़ तक के लोग भी, 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले लोग भी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाएंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन ये बेईमानी है, कोरी बेईमानी है। जीएसटी आपकी ऑडिट करेगा बिना बुक्स ऑफ अकाउंट के? करेगा नहीं, तो उसके पहले बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा। अब ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट जीएसटी के लिए बना रहा हूँ, इनकम टैक्स के लिए बना रहा हूँ, तो बना तो मैं बना ही ना बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना। तो इनकम टैक्स को दिखाने से मना कर सकता हूँ। हाँ, इनकम टैक्स कल को बोलेगा कि मेरे को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आओ 2022-23 की, मैं बोलूँगा भाई साहब मैंने ITR भरी 44 AD में, तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई नहीं, मैंने नहीं मांगूंगा, तो मैं उसे मना कर सकता हूँ। लेकिन जनरली ऐसी कोई एजिटेशन करता नहीं है, बुक्स अकाउंट सब बनाते हैं, बनानी ही पड़ती है। जीएसटी डिपार्टमेंट है, PF डिपार्टमेंट है, ESI डिपार्टमेंट, वो तो सब बैंक मांगते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, उनको कैसे मना करोगे? तो उनके लिए तो बनानी पड़ेगी। या तो वो उन सेक्शनों में जाके भी चेंज करके आओ कि जीएसटी वाले, अगर किसी ने ऑडिट 44 AD में रिटर्न भरी है तो हम उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मांगेंगे, तो वहाँ जाके करके आओ ना, वहाँ तो नहीं करके आ रहे। जहाँ डिपार्टमेंट को फायदा होता है वहाँ दूसरे एक्टों से प्रोविजन उठा के ले आता है और यहाँ के प्रोविजन दूसरे एक्ट में ले जाके डाल देता है। लेकिन जहाँ डिपार्टमेंट को नुकसान है वहाँ बाकी जगह पे कान में रुई डाल लेता है। अब या तो जीएसटी में लिख दो कि जिस एसएससी ने ITR 44 AD में भरी है हम उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मांगेंगे, तब तो बात ठीक है। देखो दोनों एक्ट किसने बनाए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। एक का बोर्ड CBDT, एक का CBI से, लेकिन दोनों तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे ही आते हैं ना। तो दोनों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नीचे आते हैं, तो दोनों को एक जगह सिंक होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कितनी चालाकी दिखाई, MSME का जो क्लॉज था 45 दिन और 15 दिन का पेमेंट, जो MSME एक्ट के अंदर दिया हुआ है, वो उठा के इनकम टैक्स में चिपका दिया AGTG। तो अब ये वाला क्लॉज जीएसटी में जाके चिपका के आओ ना,
कि जिन्होंने 44 AD में रिटर्न भरी होगी हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मांगेंगे। ऐसे ही PF एक्ट में जाके अमेंडमेंट डाल के आओ कि जिन्होंने 44 AD में ITR भरी होगी उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मांगी जानी चाहिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इनकम टैक्स को के लिए बुक्स ना बनाऊं और GST के लिए बनाऊं। तो बनाऊंगा तो एक ही तो बुक सेट है मेरा, वो बनेगा ही बनेगा, वो बनाना ही पड़ता है। बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर असेसिंग ऑफिसर मांगेगा, पहले तो असेसिंग ऑफिसर को मांगने का राइट ही नहीं है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट 44 AD में मैंने ITR भरी है तो बुक्स ऑफ अकाउंट कॉल करना ही नहीं चाहिए ईमानदारी से। लेकिन उस एंड पे भी तो इंसान ही बैठा हुआ है ना, उस एंड पे भी तो इंसान ही बैठा है। किसी के दिमाग में खुरापात आती है और आती भी है। असेसिंग ऑफिसर ऐसा नहीं होता कि डिपार्टमेंट के सारे लोग कानून के दायरे में काम करते हैं। अगर वो कानून के दायरे में काम करते तो डिपार्टमेंट एक भी केस नहीं हारता। तो कानून के दायरे में काम नहीं करते हैं, वो अपने आप की इंटरप्रिटेशन अलग ही लगाते हैं, वो अलग दुनिया में जी रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी ह्यूमन बींग बैठा हुआ है ना अभी तक तो वहाँ पे वो एक अलग दुनिया में जी रहे होते हैं, अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरली कुछ भी मांग लेते हैं। तो फिर मामला कोर्ट जाता है और कई बार डिपार्टमेंट वहाँ हार जाता है। डिपार्टमेंट कई सारे केस आ रहा है, ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट केस नहीं आता, डिपार्टमेंट कई सारे केस आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनकी इंटरप्रिटेशन में गलती थी, उनकी इंटरप्रिटेशन की समस्या थी। तो ऐसा भी होता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मांग ली तो आप बेयर मिनिमम बुक्स अकाउंट, आपको सेल रजिस्टर तो फिर भी मेंटेन करना ही पड़ता है ना, सेल और परचेज रजिस्टर तो मेंटेन करना पड़ता है कि कितना स्टॉक आया, कितने का बेचा। नहीं तो कैसे पता लगेगा टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं थी या टर्नओवर 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं थी, ये कैसे डिसाइड होगा? तो सेल रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर तो आपको फिर भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने सेल रजिस्टर मेंटेन कर लिया, परचेज रजिस्टर मेंटेन कर लिया तो फिर रही क्या गया? बैंक ऑलरेडी मेंटेन ही होता है, बैंक तो अपने आप ही मेंटेन, तो बैंक स्टेटमेंट से मेंटेन है। तो बुक्स अकाउंट खाली किताबों की बातें कि मेंटेन करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन मेंटेन तो करनी पड़ती है। हाँ, इनकम टैक्स को आप डिनाई कर सकते हो, भाई देखिए मैंने 44 AD में रिटर्न भरी, मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, बात खत्म, वो हो सकता है। तो ये इंडिविजुअल है जिनकी टर्नओवर 3 करोड़ तक है, वो ऑडिट नहीं कराएंगे। लेकिन अगर इनमें से किसी भी चीज़ का वायलेशन होगा तो ऑडिट करानी पड़ जाएगी, क्योंकि पहला ही क्लॉज है। कब ऑडिट करानी है? 44 AD में, जब भी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी तो। अब बिना कंडीशन के लोग, जिसमें सब लोग एक साथ शामिल हैं, देखो अगर किसी भी असेसी की टर्नओवर एक्सीड करती है 10 करोड़, ये कोई भी असेसी हो सकता है 10 करोड़, तो कंपलसरी ऑडिट है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अब 10 करोड़ में कोई ऑडिट नहीं, कंपलसरी ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB। 44 AD में 10 करोड़ से ऊपर वालों को तो सबको ऑडिट करानी करनी पड़ेगी। यानी कि अब कौन लोग रह गए? 4 करोड़ से 10 करोड़ तक। 4 करोड़ से, हमने 3 करोड़ तक बात कर ली ना, अभी कौन लोग रह गए हैं? 4 करोड़ से 10 करोड़ वाले। ये तो एक्सीडिंग 10 करोड़ है ना, इनका क्या हुआ? अब इनके बारे में क्या है विचार है? फिर इनके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं हमने। 1 करोड़ देख लिया, 2 करोड़ देख लिया, 3 करोड़ देख लिया, 10 करोड़ भी देख लिया, बीच में ये लोग भी तो रह गए। 3 करोड़ के बाद वाले और 10 करोड़ से नीचे वाले, इनका क्या होना चाहिए? सोचो जरा। 4 करोड़ से 10 करोड़ वालों को भी ऑडिट की ज़रूरत नहीं है अगर इन्होंने पेमेंट और रिसीव्ड 95% तक की पेमेंट और रिसीव्ड स्पेसिफाइड मोड से ली है। लेकिन ये 44 AD में नहीं जा सकते, यानी कि इनको जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो 44 AD इज़ नॉट फॉर द असेसी हुज टर्नओवर एक्सीडिंग ₹3 करोड़। जिसकी भी टर्नओवर 3 करोड़ से ज़्यादा 44 AD में तो जा ही नहीं सकता। 3 करोड़ वाले क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें नए रिजिम में आना है। 2 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ तक तो पुराने रिजिम में रहे या नए में कहीं भी जाए, लेकिन 2 से 3 वाले भी 44 AD में जा सकते थे। जिनकी टर्नओवर 2 से 3 है वो ऑडिट कराए बिना टर्नओवर 3 करोड़ तक की टर्नओवर को ऑडिट नहीं कराएंगे, 44 AD में रिटर्न भरेंगे। उनकी जो टोटल पेमेंट और टोटल रिसीट है वो 5% से ज़्यादा कैश में नहीं है और न्यू रिजिम में टैक्स ITR भरेंगे। तो ये लोग क्या करेंगे? ये न्यू और ओल्ड कहीं भी रिटर्न भर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है उसका। लेकिन इनके साथ एक ही कंडीशन है, इनकी जो पेमेंट और रिसीट है, पेमेंट एंड रिसीट डज नॉट एक्सीड 3 तक तो वहाँ है ना बेटा? 3 तक है तो अच्छा 3 से ऊपर, ठीक है, 3 से 10, ठीक है, थैंक यू। डज नॉट एक्सीड 5% इन कैश। लेकिन वो कौन होने चाहिए? 3 से 10 वाले वो लोग जिनकी टोटल पेमेंट और टोटल रिसीट 5% से ज़्यादा कैश में नहीं है। यानी कि इनका सारा का 99% तो 95% का काम तो कैसा है? बैंकिंग चैनल से। तो फिर बेईमानी की गुंजाइश कहाँ बची? हम भी तो यही चाह रहे हैं, ऑडिट करा के भी क्या चेक कराते हैं? ये तो कराते हैं कि 40A3 का वायलेशन नहीं है, 43B का वायलेशन नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है, कोई और TDS और की वायलेशन तो नहीं है, यही तो चेक करा रहे हैं हम। तो ठीक है, कर लिया तो ठीक है। अब ये लोग जो जिनकी टर्नओवर 3 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम है, एक्सीडिंग 3 करोड़ बट इक्वल टू और लेस देन 10 करोड़,
इक्वल टू और लेस देन 10 करोड़ है तो वो भी ऑडिट कराने से बच सकते हैं, लेकिन 44 AD में नहीं जाएंगे क्योंकि 44 AD मैक्सिमम 2 करोड़ 3 करोड़ तक ही है। 3 करोड़ उनके लिए जो न्यू रिजिम वाले लोग हैं, तो 2 करोड़ और 3 करोड़ तक है। टर्नओवर एक्सीडिंग 3 करोड़ और बट लेस देन 10 करोड़, तो ये जा सकते हैं वहाँ पर। ये किसी में भी भर सकते हैं, ये किसी में भर सकते हैं। इसमें न्यू और पुरानी की कंडीशन नहीं है। न्यू पुरानी कंडीशन 3 साल तक थी, वो 3 करोड़ तक थी। तो ये टर्नओवर एक्सीडिंग 3 करोड़ लेस देन 10 करोड़ इक्वल टू और लेस देन 10 करोड़ वाले हैं, तो ये बिना ऑडिट के काम चला सकते हैं। बस इनके पास 5% से ज़्यादा कैश का लेन देन नहीं होना चाहिए। पेमेंट साइड भी रिसीट साइड भी दोनों साइड देखना है। दोनों साइड देखने का मतलब क्या है, मान लीजिए इन्होंने टोटल पे, जहाँ पे भी ये चेक करोगे सब पे यही चीज़ एप्लीकेबल है, टोटल पेमेंट और टोटल रिसीट ड्यूरिंग द ईयर है 50 लाख रुपए की, 60 लाख रुपए की। इसका ब्रेकअप ये कैश में और ये बैंक से, इसका ब्रेकअप कैश में और बैंक में ये है 2.5 लाख रुपए कैश में और 4750 बैंक से। यहाँ है 4 लाख कैश में और 56 लाख बैंक में। अब बताओ ये क्या 10 करोड़ तक ऑडिट कराए या ना कराए? एक एसएससी जिसकी टर्नओवर 3 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, इसने पूरे साल में पेमेंट करी है 50 लाख रुपए की, जिसमें 2.5 लाख तो चेक कैश करा है और 47,50,000 ही 47,50 होगा ना, सॉरी 47,50,000 रुपये बैंक से करा है। अब जो लोगों से पैसे लिए हैं 4 लाख कैश में रिसीव करे हैं और 56 लाख रुपए बैंक से रिसीव करे हैं, क्या ऑडिट कराए या ना कराए? क्यों? पेमेंट तो देखो, पेमेंट तो 5% से 5% या उससे कम ही है पेमेंट तो सर रिसीट में। हाँ जी, रिसीट ज़्यादा ले ली उसने, है ना, रिसीट ज़्यादा ले ली। एक भी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर इसे ऑडिट से बचना है तो ये भी 3 लाख पे रोकना था इसे, है ना। अब इसे ऑडिट करानी पड़ेगी, अब इसे ऑडिट करानी पड़ेगी। जब बाकी सारी बातें ठीक थी, टर्नओवर 3 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से नीचे थी, पेमेंट भी इसने कैश में नहीं ली थी, लेकिन रिसीट भी नहीं करनी, पैसा रिसीव भी नहीं करना कैश में, दोनों चीज़ पे ब्लॉक है। और ये रिसीट और रिपेमेंट इंक्लूडिंग द कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट बोथ, है ना, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट दोनों इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई फिक्स एसेट खरीदने, फिक्स एसेट बेचा, उसका पैसा आया। अगर मान लीजिए आपने कोई पुरानी ओल्ड मशीनरी बेच दी 10 लाख रुपए की और आपने 10 का 10 लाख रुपए कैश ले लिया इस वाले केस में, तो क्या होगा? ओल्ड मशीन बेची है 10 लाख रुपए की, जो पेमेंट आपने कैश में लिया, स्क्रैप डीलर से पैसा ले लिया आपने कैश में, तो अब ये कैश में पैसा लिया तो क्या होगा? ऑडिट करानी पड़ेगी नहीं करानी पड़ेगी? करानी पड़ जाएगी, चाहे कैपिटल रिसीट थी या रेवेन्यू रिसीट थी। पैसा अगर कैश में आ गया 5% से ज़्यादा तो आपको ऑडिट कराना पड़ जाएगा। 5% ऑफ टर्नओवर या टोटल रिसीट? टोटल रिसीट और टोटल पेमेंट, टर्नओवर का लेना देना नहीं है, टोटल रिसीट और टोटल पेमेंट का 5% है। ये रिसीट थी, ये पेमेंट थी, तो टोटल पेमेंट और टोटल रिसीट का लेना देना है, टर्नओवर का लेना देना नहीं है। तो अब ऐसे लोगों को 10 करोड़ तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दे कैन ऑप्ट फॉर ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम, बोथ, किसी में भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था सेक्शन 44A-B में ऑडिट की टर्न रिक्वायरमेंट। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कब ऑडिट कराना है? अब देखो एक चीज़ बस लास्ट, ये टेबल लिख रहा हूँ, ये है टर्नओवर, यहाँ है ऑडिट, आंसर यस या नो। अभी रुक जाओ, अभी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ये है पर्टिकुलर, देख लेते हैं हम कितना समझे हैं। ये है CGT कंप्यूटर, प्रोपराइटरशिप बिजनेस है, ये प्रोपराइटरशिप है। ये NIFM लिमिटेड है, ये A&B ट्रेडर्स है, ये फर्म है, ठीक है। और XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, और ये GK एसोसिएट है। ये GK एसोसिएट प्रैक्टिसिंग CA फर्म है ना, CA ऑडिट वगैरह करती हैं, ये प्रैक्टिसिंग CA फर्म है। देखते हैं इनकी टर्नओवर है केस A, मतलब ये कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी से बिजनेस मान सकते हो। केस A में टर्नओवर है 80 लाख रुपए, केस B में टर्नओवर है 3 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़, 3 करोड़ 50 लाख और 2 करोड़ टर्नओवर है।
अब बताओ इसको, अच्छा यहाँ पे भी लिख लेते हैं एक बार, ये अच्छा NIFM लिमिटेड, ये NIFM लिमिटेड टर्नओवर अलग से लिख रहा हूँ मैं, अलग पेन पे, है ना, ये सब एक साथ मर जाओगे ना। इसकी टर्नओवर है 1,10,00,000 रुपए। और ABC ट्रेडर पार्टनरशिप फर्म, इसकी टर्नओवर है 2,80,00,000 रुपए। XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इसकी टर्नओवर है 15 करोड़ रुपए। नो कैश ट्रांजैक्शन, कोई कैश की ट्रांजैक्शन ही नहीं है इसकी। हाँ, कोई कैश ट्रांजैक्शन है, सब बैंक से होता है, कोई होता ही नहीं है। इसकी टर्नओवर है 1,20,00,000 रुपए। अब बताओ, ये जो पहले 3 टर्नओवर दिए, तीनों प्रोपराइटरशिप बिजनेस है, आप कोई भी नाम समझ सकते हो, ये तीनों प्रोपराइटरशिप है। किसको ऑडिट कराना है, किसको ऑडिट नहीं कराना? 80 लाख को ऑडिट कराना है या नहीं? क्यों? सारा पैसा कैश में है। अच्छा, एक चीज़ और लिख देता हूँ, चलो थोड़ी सुविधा के लिए आपकी, एक चीज़ और, एक बुलेट और ऐड कर देता हूँ। कैश ऑब्लिक बैंक, ऑल इन कैश, सब कुछ कैश में लेता है, तो बैंक का काम ही नहीं है, बैंक देखा ही नहीं इसने कैसा होता है। 98% इन कैश, जब मैं कैश लिख रहा हूँ तो 98% इन बैंक। पेमेंट और रिसीट दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पे 90% इन कैश, यहाँ पे 90% इन बैंक, यहाँ पे 96% इन बैंक, यहाँ पे बोथ है, बैंक में भी है कैश में भी, कोई पता नहीं कितना है। यहाँ पे 98% इन बैंक। अब बता दो ऑडिट चाहिए या नहीं चाहिए? बस 15 करोड़ वाले में नो कैश लिखा है आपने तो नो ट्रांजैक्शन क्या चीज़? 15 करोड़ वाला। अच्छा, यहाँ पे लिखा है, चलो ये वाला हटा देते हैं, नीचे वाला लो, ऐसा कर लेते हैं। तो पहले कुछ और उलझा रहा था, तब मैंने कहा ऐसे नहीं उलझोगे तो ऐसे उलझ जाना। चलो हाँ जी, अब बताओ ऑडिट कहाँ चाहिए कहाँ नहीं चाहिए? ऑडिट इसमें सारा कैश में है, 80 लाख का 80 लाख। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, सारा 80 लाख वाला प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, सारा का सारा कैश में लेता है। नहीं होगा सर, फर्स्ट वाले नहीं होगा। पक्का? क्योंकि ऑडिट होने के लिए कम से कम टर्नओवर कितनी चाहिए? 1 करोड़ तो चाहिए, तो नो ऑडिट। 1 करोड़। वेरी गुड। दूसरे वाले में 3.5 करोड़ टर्नओवर है, 98% बैंक में है, तो यानी कि ये कौन है? 3 करोड़ से 10 करोड़ वाले, तो यहाँ पे भी ऑडिट नहीं चाहिए। और तीसरे 2 करोड़ वाले 90% कैश में है, 2 करोड़ की टर्नओवर है, 90% कैश में ले रखा है, 90% कैश में, ध्यान रखना। नहीं चाहिए सर जैसे आपने बताया था टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ एंड लेस देन 3 करोड़, ठीक है सर? नहीं, मोर देन 1 करोड़ एंड लेस देन 2 करोड़। सर ये 2 करोड़ काउंट होगा कि लेस देन 2 करोड़ 2 करोड़ तक चलेगा, 2 करोड़ तक उसी में है, एक्सीडिंग 2 करोड़ वाली बात है वो। एक्सीड? तो सर इसमें तो इसमें ऑडिट चाहिए नहीं चाहिए? सब 90% पैसा कैश में ले रहा है, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? पक्का? क्यों नहीं चाहिए? तो क्या करेगा ये? सर इसे कहाँ जाना पड़ेगा? 44 AD में जाना पड़ेगा। नो ऑडिट बट 44 AD रिक्वायर्ड। ऊपर वाले में 44 AD चाहिए? नो, लेकिन 44 AD में जाना जरूरी है नहीं है? इसको हाँ सर, इसको 44 AD में जाना जरूरी है 3 करोड़ 3.5 करोड़ वाले को? चलो आपके पास लिखा हुआ है ये? नहीं लिखा हुआ? चलो 3.5 करोड़ वाले का ऑडिट बता। अभी यार ये व्हाइट बोर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा? सर अगर लिखा है फोटो खींच के व्हाट्सएप पे शेयर कर दो सर। किसने लिखा है? किसी आज लिखा था किसी ने? यस सर। चलो एक बार, अच्छा चलो 3.5 करोड़ वाले का बताओ जो प्रॉपर्टी से बताइए। तो बड़ा काम खराब हुआ यार, बेईमानी कहते हैं इसे। कनिका ये क्या काम करा आपने? अरे इसका कर्जर भी कहाँ चला गया? सर आप लिखते जाओ, हम बताते जाते हैं। चलो ये 3.5 करोड़ वाले का ऑडिट होगा या नहीं होगा? अगर ऐसा ऑडिट तो आपने मना कर दिया था ना, ऑडिट आपने मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन था क्या ये 44 AD में जाएगा या नहीं? ये दिख भी रही है कि नहीं दिख रही है आपको? ऑफलाइन वालों को, ऑनलाइन वालों को, सॉरी, दिख रही है? चलो ठीक। 3.5 वो बेटा वाइट उड़ ही गया, वाइट बोर्ड ही उड़ गया। ये ऋतिका के काम ऐसे ही हैं। ऑडिट नो,
ठीक है, 44 AD में जाना है नहीं जाना? नहीं जाना। 44 AD में नहीं जाना। 44 AD में तो 2 करोड़ के ऊपर जा ही नहीं सकते, है ना। 2 करोड़ के ऊपर जा सकते हैं वो जिनकी टर्नओवर 3 करोड़ तक है, लेकिन न्यू रिजिम में जाएंगे। नो 44 AD, सॉरी 44 AD वाले नो, वो भी 3 करोड़ तक ही है। न्यू रिजिम वाले 3.5 तो वो भी नहीं है। अगला क्या था? नीचे 2 करोड़ था, 2 करोड़ था जिसका 90% कैश में था। इसके बाद था 2 करोड़ रुपए और 90% कैश में था। तो क्या इसे ऑडिट की ज़रूरत है? नहीं। लेकिन क्या करना पड़ेगा? 44 AD ऑप्ट करना पड़ेगा। 44 AD जाना पड़ेगा। नो ऑडिट, लेकिन 44 AD जरूरी है। इसके बाद कौन है? NIFM लिमिटेड। यस सर। NI लिमिटेड कंपनी है, यानी कि कोई लिमिटेड कंपनी। टर्नओवर कितनी है? 1.5 करोड़। टर्नओवर कितनी है? 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख टर्नओवर है। 1 करोड़ 10 लाख। इसका मैक्सिमम क्या था? चेक या कैश? बैंक। 90% बैंक में है, तो ऑडिट चाहिए नहीं चाहिए? 1 करोड़ 10 लाख है, 90% बैंक में ही पैसा है। कंपनी है ना सर? हाँ कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है। ऑडिट चाहिए चाहिए सर ऑडिट। इसको ऑडिट चाहिए। तो ऑडिट यस, लेकिन पता है आप फिर गड़बड़ में कर गए हो। जो 3 करोड़ से, वो 3 करोड़ से क्या नाम है वो लिखा था अभी मैंने, 3 करोड़ से 10 करोड़, क्या मैंने वहाँ इंडिविजुअल लिखा था? देखो ध्यान से, 3 करोड़ से 10 करोड़ के लिए इंडिविजुअल अचीव लिखा है? नहीं लिखा है। तो वहाँ पे 44 AD लिखा है? नहीं लिखा। तो यानी कि इसको भी ऑडिट की जरूरत नहीं है। अगर इसके सारा पैसा, ये तो 90% बैंक में है ना, ये इस चक्कर में ऑडिट में गया है ये। अगर ये 90% से ज़्यादा का बैंक, अगर इसका 98% बैंकिंग कर दूँ तो आपके आंसर आपका बदलेगा नहीं बदलेगा? अब ऑडिट चाहिए इसे? अगर इसका 90% पैसा बैंक में होगा तो ऑडिट रिक्वायर्ड है? नहीं। क्या ये 44 AD में जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी 44 AD में जा ही नहीं सकती, वो तो है इंडिविजुअल। तो अगर इसका मान लीजिए ये लिमिटेड कंपनी है और इसकी टर्नओवर है 9 करोड़ रुपए, मैं उस आंसर को कुछ एक चीज़ चेंज कर रहा हूँ। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, टर्नओवर 9 करोड़ है, 98% पैसा बैंक से लेती है, तो क्या ऑडिट की ज़रूरत है? नहीं है। नो ऑडिट रिक्वायर्ड, है ना। नो ऑडिट। और 44 AD में जाएगा? कंपनियां तो 44 AD में जा ही नहीं सकती, बात ही खत्म होगी। इसके अलावा कौन था? AB ट्रेडर था, ये फर्म थी एक, है ना। AB एक फर्म थी। इसकी टर्नओवर कितनी है? 2 करोड़ 80 लाख। और बैंकिंग चैनल में क्या था? 96% बैंक में। अब क्या ऑडिट चाहिए? नहीं सर। चाहिए। ऑडिट चाहिए नहीं चाहिए इसका? नो सर, 44 AD और 44 AD में जाएगा, लेकिन विद न्यू रिजिम। 44 AD न्यू रिजिम, नो ऑडिट, यानी कि नो ऑडिट 44 AD जाएगा, सॉरी 44 AD प्लस न्यू रिजिम, ये तीनों चीज माननी पड़ेंगी इसे। यानी कि ये अब और क्या है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड 1.5 करोड़, कितनी थी? 15 करोड़, सॉरी 15 करोड़। कंपल्सरी ऑडिट। अब ऑडिट करा, इसका बैंक में कितना था? सारा बैंक में था ना इसका? तो बहुत अच्छा, बैंक और कैश दोनों है। अब ऑडिट, अब कंपलसरी ऑडिट है। अब तो कोई लिमिट ही नहीं है, 10 करोड़ के बाद तो कुछ भी नहीं देखना, ऑडिट होगी ही होगी। तो मैंडेटरी ऑडिट है इसका, है ना। मैंडेटरी ऑडिट। ऑडिट किस सेक्शन में होता है? 44 AB, वो भी याद रखना है ना हमें, मैंडेटरी ऑडिट। और लास्ट वाला कौन था? एक CA फर्म थी, है ना। CA फर्म थी एक, CA फर्म। अब इनकी टर्नओवर कितनी है? 1 करोड़ 20 लाख। ऑडिट 98% बैंक में है। ऑडिट नहीं होगा। बस इतना ही इनकम टैक्स लगता है कि जैसे ही लगता है ना आ गया, वैसे ही कोई आदमी आके अड़ंगी दे देता है। मैं अभी तक आपको टर्नओवर बिजनेस की बता रहा हूँ। ये कौन है? प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल की ऑडिट लिमिट पढ़ी हमने?
मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पहली बार से बोल रहा हूँ, हम ऑडिट की टर्नओवर पढ़ रहे हैं फॉर द बिजनेस। 44AB में टर्नओवर ऑफ द बिजनेस पढ़ रहे हैं, मैं पहली बार से बताता आ रहा हूँ। दिस इज अ प्रोफेशनल सर्विसेज, मैंने लिखा भी वहाँ पे प्रैक्टिसिंग सीए हैं वो। तो प्रोफेशनल के जो टर्नओवर की लिमिट दूसरी है, वो ये वाली नहीं है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि ऑडिट में आने के बाद बिजनेस और प्रोफेशन अलग हो जाते हैं। पूरे पीजीबीपी में बिजनेस प्रोफेशन एक हैं, लेकिन जहाँ पे 44 आता है, 44 के अंदर बिजनेस और प्रोफेशन अलग अलग हो जाते हैं। 44AA में प्रोफेशनल की डेफिनेशन दी है, कौन कौन से प्रोफेशनल होते हैं 44AA में। 44AB में प्रोफेशनल की ऑडिट की लिमिट अलग है और बिजनेस की लिमिट अलग है। तो ये कौन था, प्रोफेशनल। जानबूझ के मैंने लिखा था सीए फर्म प्रैक्टिसिंग करती है, तो सीए फर्म जो प्रैक्टिस करती है वो सामान कोई बेच रही है। ये टर्नओवर कैसे है, प्रोफेशनल सर्विस से है, तो इसका अभी हमने पढ़ा नहीं है। वैसे 75 लाख के ऊपर ऑडिट है उनका। ये जैसे ही लगता है ना इनकम टैक्स समझ आ गया, ऐसे ही कोई अड़ंगी दे देता है। फिर फुल जैसे ही लगता है अब इनकम टैक्स समझ आ गया, फुल स्टॉप आ गया, तो तुरंत एक कॉमा आ जाता है बीच में। सर इसका होगा क्या बेसिकली? ऑडिट होगा, लेकिन जिस परसेप्शन से आप बता रहे हो उससे नहीं होगा ना, क्योंकि वहाँ तो 75 लाख के टर्नओवर है ना। वहाँ न्यू रिजिम में 75 लाख है, ओल्ड रिजिम में 50 लाख है। हम तो 1 करोड़ की बढ़ गए हैं ना मिनिमम, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अभी इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, नहीं तो बिजनेस और प्रोफेशन मिक्स हो जाएंगे, कचरा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये ऑडिट नहीं होगी अभी आपके हिसाब से। अभी आपके पास इसका आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, बिजनेस नहीं दे रहा, ट्रेडिंग नहीं कर रहा। तो हमने जितनी भी डिस्कशन करा सब ऑडिट प्रोफेशनल बिजनेस का था, प्रोफेशनल का सब बिजनेस का था। जितनी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ और 10 करोड़ पड़ा, गुरप्रीत कह रहे हे भगवान, अब तो सब ऊपर से चला गया है गुरप्रीत, अब सब ऊपर से चला गया। नहीं, ऊपर से नहीं जाएगा। आप ये जो अभी 1-2 स्क्रीनशॉट खींचे ना, ये बच्चे स्क्रीनशॉट भेज देंगे। जिन्हें कॉपी में नोट करा ना, टर्नओवर कॉपी में भेज देना, और इसके आंसर इंडिविजुअल अपने लेवल पे दे के भेजना, है ना। इसको भूल जाना, ये तो पीजीबीपी 2 दिन बाद डालेंगे, लेकिन आप आंसर कल दे देना, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन पड़ा है ना ऋतिक, आपके पास है, कनिका के पास भी है, जिनके पास भी, वो क्वेश्चन वाला पेज जो अभी ऑफ हो गया था वो ग्रुप में भेज देना, और सभी बच्चे उसका आंसर खुद फाइंड आउट करके देखना क्या क्या आंसर आ रहा है, और मेरे को भेज देना। तो आप अपनी आज की क्लास को रिवाइज करके देखना कि आप कितना आंसर दे पा रहे हो। इसलिए मैं प्रोफेशन अलग कर दिया, प्रोफेशन अभी नहीं पढ़ाया, 44AD नहीं पढ़ाया आपको। 44AD AE पढ़ाऊंगा तो ये भी भूल जाओगे आपको, इसलिए आइसोलेशन में 44 पढ़ाया मैंने, खाली 44AB। तो 44AB के बारे में आप ध्यान से पढ़ के आना जरा, इसका उस क्वेश्चन का अपने आप आंसर दे के देखना कितना दे पा रहे हो आप। क्लियर है? इसका कोई आंसर नहीं आएगा सीए फर्म वाले का, है ना। ये एज यहाँ लिखना हो तो लिख देना एज पर प्रोफेशनल लिमिट, क्योंकि वो टर्नओवर प्रोफेशनल की है, वो अभी हमने पढ़ी नहीं। लास्ट में ऑडिट होगा या नहीं होगा सीए फर्म वाले? होगा बेटा, वहाँ 75 लाख और एक 50 लाख की टर्नओवर लिमिट है ना, इसलिए हो जाएगा। वहाँ पे 50 लाख और 75 लाख है। फिर आप सोचोगे 50 और 75 क्या है, इसलिए उसमें कहानी है, इसलिए मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो इसका अभी आपके पास आंसर रहे कोई पता नहीं जी हमें, क्योंकि हमने प्रोफेशनल की लिमिट पढ़ी नहीं। टर्नओवर तो पीजीबीपी की थी वो अभी तक।